Hello everyone, welcome to Competitive Maths by Sumit Jain. This is part 4 of SSC CGL 2019's mains paper 15 November. In this video we will cover last 30 questions. So let's start. Today's first question. Two positive numbers differ by 1280, 1280. When the greatest number is divided by the smallest number, the quotient is 7 and the remainder is 50. The greatest number is okay. तो इसमें हम कोई भी दो नंबर लेट कर लेते हैं. एक नंबर x है, एक नंबर y है. x ग्रेटेस्ट नंबर है. तो पहली इक्वेशन से व्हेन द ग्रेटेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय y by the smaller number that is y, the quotient is 7 and the remainder is 50. तो हम x को लिख सकते हैं 7y प्लस 50. ग्रेटर नंबर कैसे है? 7 टाइम्स द क्वोशंट, क्वोशंट से 7 मल्टीप्लाई करके प्लस 50 रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा. तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी. एंड द टू नंबर्स डिफर बाय 1280, यानी x माइनस वाई, जो दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ हमें 1280 दिया हुआ है. तो ये हमारे पास दो इक्वेशन होगी. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी. अगर हम इससे देखेंगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर इसको माइनस कर देता हूँ मैं, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 6y और इस तरफ बचेगा 1230. ठीक है. और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 205. y की वैल्यू 205 आ गई. y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये प्लस 205 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 1280 प्लस में 205, यह 1485. ये वैल्यू आ गई मेरी x की. पूछा क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर हमने x माना था, उसकी वैल्यू आ गई 1485. तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है. इसको हम हर चीज को साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट करके करने की कोशिश करेंगे. वैल्यू पुटिंग से भी आप ट्राई कर सकते हो अपने लेवल पे. जो वैल्यू सूट हो रही है वो आप ट्राई करना कोशिश करना. मैं आपको थोड़ा डिटेल मेथड बता देता हूँ इस वाले क्वेश्चन के लिए. कि पहले पार्ट को जो ब्रैकेट पार्ट है वो तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर हिंट भी है कि इस पार्ट को अलग से ही करना है सॉल्व. तो इसको एक बार हम अलग से छोड़ देते हैं. ठीक है. अब इस पार्ट को देखते हैं. इस पार्ट को देखने से मुझे समझ में आ रहा है कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा है और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो क्यों ना मैं इसको रैशनलाइज कर दूं और इसको ऊपर नीचे इसी के प्लस से मल्टीप्लाई कर दूं. तो इसी के प्लस से मल्टीप्लाई करने पे ऊपर तो मेरे पास बच जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा और नीचे हो जाएगा a प्लस बी और इसके प्लस से मल्टीप्लाई करने दो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा. a प्लस बी, ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा. सिमिलरली सेम केस इसमें हो जाएगा. यहाँ माइनस होने की वजह से मैं एक बार इसको हल्का सा ब्रैकेट में ले लेता हूँ ताकि साइन का कोई हमें कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है. अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. अब इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं. फिलहाल के लिए अब इस इक्वल इक्वेशन में नीचे तो 1 बन जाएगा. ये भी 1 है और ये भी 1 है. अब मेरा बच गई ये दोनों चीजें. ठीक है. अब कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा एक बार मैं लिख देता हूं ताकि थोड़ा इजी रहे समझने में. माइनस सिकेंट थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में टेन थीटा. 1 बाय कोस थीटा इसको लिख सकते हैं सीकेंट थीटा. 1 बाय साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा. ठीक है. और ये आगे का हम सेम एज इट इज लिख देते हैं. अब मैंने हर एक ब्रैकेट को हटा दिया तो अपने आप से साइन एडजस्ट हो गए हैं हमारे सारे. अब इस वाली इक्वेशन से सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा से कट गया, कोसिकेंट थीटा ये इससे कट गया. बच क्या गया मेरा कोट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा. अब कोट थीटा को लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेंजेंट थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. अब फिर से एलसीएम लूंगा तो नीचे बचेगा साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर हो जाएगा ये इधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू 1 होता है, तो मेरा ये बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, इस फॉर्म में ऊपर हम फॉर्म देख के देख सकते 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, सीकेंड थीटा कोसीकेंड थीटा, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसको। 1 अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा कोसीकेंड थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा सीकेंड थीटा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ गया है। हमें इस क्वेश्चन को, हमें दो चीज की वैल्यू दी है, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, 9x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, और 27x³ प्लस वाई क्यूब की वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ से जैसे कि हमने पहले भी स्क्वायर वाले से पता लगाया, तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं 3x प्लस वाई का क्यूब के फॉर्म में आया हुआ है, और उससे मुझे ये वैल्यू मिल सकती है। तो मेरे को इस फॉर्म में जाना है, और यहाँ से भी मुझे आइडिया लग रहा है कि ये 3x प्लस वाई के स्क्वायर की फॉर्म से आया हुआ है, अगर स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे 3x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18xy, 2xy से, तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 37, और सॉरी ये, हाँ ये हमारा हो जाएगा 3 और प्लस 6xy होगा, ठीक है, 2a भी होता है, तो 6xy यहाँ से आ जाएगा हमारा 12, 49। तो 3x प्लस वाई की स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट दोनों तरफ से करेंगे तो 7 आ जाएगी। ये मेरी इक्वेशन, ये एक वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इस चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड करने को बोली है, तो यहाँ से मैं इस चीज़ को देखता हूँ, 3x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब यानी 27x³ प्लस बी क्यूब यानी वाई का क्यूब प्लस 3ab यानी 9xy, और a प्लस बी यानी 3x प्लस वाई। ये एक सिंपल मैंने इक्वेशन लिख दी खोल के। अब 3x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, तो 7 का क्यूब इस तरफ आ गया मेरा, 7 का क्यूब, ये मेरे को पूछा ही है, तो इसको मैं मान लेता हूँ, ये हमें मानते कुछ नहीं, हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, ये मेरे को फाइंड करना है, प्लस 9xy, xy की वैल्यू 2 दी है तो 18, और ये अंदर में 3x प्लस वाई, इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी 7, ठीक है, तो ये इधर माइनस में चल जाएगा, ये माइनस में जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 49 इंटू 7, ये माइनस 18 इंटू 7 आएगा, तो कितना बचेगा 31 इंटू 7, ये होगा 27x³ प्लस वाई क्यूब के इक्वल। 31 इंटू 7 कितना होगा 217, लिख देते हैं 217, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an observer from the top of the lighthouse 120 under root 3 meter above the sea level, the angle of depression of a sea toward sailing towards it changes from 30 degree to 60 degree. The distance traveled by the ship during the period of observation is, okay, ये हमें दिया हुआ है, ये इसका कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री बन जाएगा और ये 30 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, आप एंगल ऑफ उसके हिसाब से यहाँ पर आपको ये लिखना आना चाहिए, ये 3 साइड बन जाएगी, ए बी सी हम मान लेते हैं, ये हमें 120/√3 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट की वैल्यूज में हमें ट्रायंगल्स में अंडर रूट 60 के अपोजिट हमेशा अंडर रूट 3 टाइम्स होगा, तो ये एंगल 30 बचेगा, तो 30 के अपोजिट 1/√3 होगा इसका, यानी ये 120 होगा। कैसे, कोई भी एक ट्रायंगल होगा जो हमें वैल्यूज दी होगी, अगर ये 60 होगा तो इसके अपोजिट अंडर रूट 3 टाइम्स होगा, ये 30 होगा तो यह 1 होगा, और यहाँ 2 होगा, 90 के अपोजिट 2, ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, इसके हिसाब से हम कोई भी वैल्यूज निकालते हैं। 60 के अपोजिट √3 है तो 120/√3 है, तो 30 के अपोजिट 1 यानी 120 हो जाएगा। सिमिलरली ये वैल्यूज भी हमें पता। अब ए बी सी ट्रायंगल में देख लेते हैं, ये हमने ए बी डी ट्रायंगल में किया था पहले, ए बी सी, 30 के अपोजिट अगर 120/√3 है तो जो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, इसके अपोजिट ये कितना आएगा अंडर रूट 3 टाइम्स 120/√3 का अंडर रूट है 360, ये पूरा 360 है, ये 120 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना बच गया 240 मीटर ही मेरा
आंसर रहेगा। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम, ये सिंपल एक इक्वेशन है, इसमें आपको बस कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको ऑफ किस टाइम पे, ऑफ पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट, बोर्ड मास का आपको बेसिकली रूल पता होना चाहिए। आप इस रूल के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजीली हो जाएगा। आप पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑफ को बाद में सॉल्व करेंगे, कहीं पे भी हल्का सा भी चेंज हुआ और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 4/7, ऑफ है तो मल्टीप्लाई, 5×2 = 10, 14/5। ऑफ हमें पहले सॉल्व करना है, और ये सिंपल, इसके बाद मल्टीप्लाई में तो मैं यहाँ पर कर भी सकता हूँ इजिली, 5/3। इस पार्ट को मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2, ये इससे कट जाएगा, तो मेरा 8/3, यानी फर्स्ट पोर्शन का इसका मैंने निकाल लिया 8/3। यहाँ से माइनस का साइन है, माइनस साइन से फिर ब्रैकेट आ गया, 7/2 माइनस 13/6, और ये ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यानी इस हिस्से को भी सॉल्व करना है पहले। तो इस हिस्से को अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो ये मेरा बनेगा 6 एलसीएम लेके 21 माइनस 13, यानी 8/6, यानी 4/3। तो यहाँ 4/3 बन गया मेरा, तो ये मेरा 8/6 माइनस 4/3, 8/3 माइनस 4/3, 4/3 बचेगा। ये मेरा यहाँ तक का आंसर गया 4/3। अब नेक्स्ट हिस्से को देख लेता हूँ मैं, ये कैसे बनेगा। नेक्स्ट ब्रैकेट को देखेंगे, 16/5, एक बार के लिए पहले मेरे को ऑफ वाला सॉल्व करना होगा, तो ये बचेगा मेरा 9/2 मल्टीप्लाई बाय 16/3, ये 8, 3 और ये 8, तो ये गया 24। अब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में 1/24 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 2/3, यानी इस वाले ब्रैकेट में आएगी 2/15, इस वाले ब्रैकेट। अब पहले ब्रैकेट 2/15, पहले ब्रैकेट की 4/3, अब 4/3 डिवाइड बाय 2/15, ये मेरा बचा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 15/2, 2 ये गए 5, तो इसका आंसर 10 आएगा। 10 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको ऑफ सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, इंटरनल एक ब्रैकेट दी हुई तो आपको पहले इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन अलग से निकालना है, फिर इसके साथ सॉल्व करके इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो इसमें ब्रैकेट और ऑफ को आपको ध्यान से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इजिली कर सकते हैं अगर हम थीटा को 45 डिग्री पुट करेंगे तो थीटा को 45 डिग्री पुट करते ही सीकेंड स्क्वायर 45 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 प्लस 1, टेंजेंट स्क्वायर 45 1, कोट स्क्वायर 45 1, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 45 होता है 1/√2 यानी 1/2, टेंजेंट स्क्वायर 45 1, ये आ गया, अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू √2 उसका स्क्वायर 2, सिमिलरली सीकेंट स्क्वायर थीटा की √2 उसका स्क्वायर 2, ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हम देखेंगे 4 2 जा 8 डिवाइड बाय -1/2 अपॉन 4 प्लस 4, 4 इंटू 4 16, तो ऊपर बचेगा मेरा -16, नीचे आएगा 16, इन दोनों कटेंगे तो -1, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको स्फेयर से रिलेटेड फॉर्मूला पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो मेल्टेड है तो उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी, और दूसरी चीज जो इसमें निकालने को बोला सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r3, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये दो फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। तो देखते हैं, सो अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ईच। तो यानी यहाँ पर वॉल्यूम सेम रही होगी क्योंकि उन्हीं को उसी स्फीयर को रिकास्ट करके दूसरे स्फीयर्स में बना दिया। तो पहले वाले हिस्से की अगर वॉल्यूम देखेंगे πr15 का क्यूब, यानी 15 इंटू 15 इंटू 15, और अब ये बन चुके हैं n नंबर ऑफ स्फीयर्स बनेंगे जिसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से हम कितने स्क्वायर्स बनेंगे वो निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कट जाएगी, तो हम नहीं भी लिखेंगे तो स्टार्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 5 से कटेगा, सिमिलरली ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ये तीनों। तो यहाँ से नंबर ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू आ जाएगी 125। अब इसमें बोला फाइंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। ओरिजिनल स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 15, 15 का स्क्वायर, रेशियो सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्फीयर, सम ऑफ, इसमें रेशियो बोला हुआ है, और ऑल द स्फीयर यानी 125 स्फीयर का 4 पाई, और रेडियस क्या है 3, 3 का स्क्वायर। हम देखेंगे यहाँ से भी जो कांस्टेंट हमें कट जाएगी, यहाँ आएगा 15 इंटू 15 रेशियो 125 रेशियो 3 रेशियो मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ से देखिए हम 5, ये भी 5 से कटेगा, 25 ये 5 से कटेगा, तो ये 1:5, ये हमारा सरफेस एरिया फॉर्मूला जाएगा। तो इसमें हमें कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट चीज़ है उसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, और जो इसके रेडियस है उससे कंपेयर करके हम नंबर ऑफ स्फीयर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली रेडियस के और नंबर ऑफ स्फीयर्स यहाँ मल्टीप्लाई हो गए तो हमें सरफेस एरिया का रेशियो मिल जाएगा। The numerator of a fraction is 3 more than the denominator. Okay. Numerator of a fraction is 3 more than the denominator. ये हमने लिख दिया। When 5 is added to the numerator. Okay. ये numerator में +5 ऐड हो गया है, and 2 is subtracted from the denominator. यहाँ से 2 subtract हो गया, fraction 8/3 हो जाता है। तो यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो 3x + 24 = 8x - 16। तो 5x की वैल्यू 40 आ गई, और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 8। व्हेन द ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था हमारा, ये पोर्शन था, वो कितना 11/8 इज डिवाइडेड बाय 11/2, द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन्ड इज। ओके, तो हमें फ्रैक्शन को डिवाइड करने का पता है, मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करके इसको रेसिप्रोकल लिख देंगे, इसको इसे काट देंगे, 4 हो जाएगा, तो ये 1/4, ये इस ऑप्शन का आंसर है 1/4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स हाइट इज 3 times इट्स रेडियस, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। तो इसमें आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h, रेडियस, हाइट और पाई हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या है, हाइट इज 3 times द रेडियस, यानी जो h है मेरा वो 3r के इक्वल है, ये मेरे को दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना दिया, कर्व सरफेस एरिया 2, पाई की वैल्यू हमें बोली हुई है 22/7 यूज करनी है। ठीक है, r की जगह r, और h की जगह हम 3 times ऑफ रेडियस है तो 3r लिख सकते हैं, और ये आ गया 3696। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कटिंग स्टार्ट करेंगे। 11 से काटते हैं, 3 × 33, 3 × 33 6, यहाँ बच गया 2, ये 2 2 4 है, तो इधर 4 से काट देते हैं 84, ये 3 से काट देते हैं 28, तो r² आ गया 28 × 7, 28 को हम लिख सकते हैं 7 × 4 × 7, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 7, यहाँ से बचेगा 2 यहाँ से, तो 14। ठीक है, r की वैल्यू आ गई मेरी 14 सेंटीमीटर। अब पूछा व्हाट इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी होगी वॉल्यूम के इक्वल, वॉल्यूम है πr²h, तो पाई की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दें 22/7, r², r 14 है तो 14 का स्क्वायर इंटू h है 3r के इक्वल, यानी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ 42 लिख देते हैं। ठीक है, हम इसको कोई भी एक टर्म से काट लो, 6 से काट लो। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सबके लास्ट में एंड डिजिट में डिफरेंट डिजिट्स है, तो यहाँ सम मल्टीप्लाई करके हम एंड डिजिट भी दें, 4 2 8, 8 4 32, 2 6 12, तो 2, यानी किसी उस डिजिट का लास्ट डिजिट हमेशा पक्का 2 मिलेगा, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। नहीं तो आप लास्ट 2 डिजिट भी देख सकते हैं, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 25,872 आएगा, यह सेंटीमीटर स्क्वायर में है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है तो क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब मिलके 1 लीटर बनाता है, तो सिमिलरली 2000
25,872 सेंटीमीटर क्यूब से कितना बनेगा, ये 3 डिजिट है तो 3 के बाद डॉट, यानी 25.872 लीटर। लीटर में पूछा तो मैं लीटर में आंसर देना, और आपको ये पता होना चाहिए मीटर और सेंटीमीटर से हम लीटर में कैसे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। At a certain sum is lent at 4% per annum for 3 years, 8% per annum for 4 years, and 12% beyond 7 years. If for a period of 11 years, the simple interest obtained is 27,600, then the sum is, इस जो इंटरेस्ट है इसको हमने 3 पोर्शन में बांटा हुआ है, 3 ईयर, 4 ईयर एंड बियॉन्ड 7 ईयर टिल 11 ईयर, तो यानी ये भी 4 ईयर। तो फर्स्ट 3 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए जो इंटरेस्ट है वो 4% पर एनम है, और 3 ईयर्स के हिसाब से 4 3 जा 12, यानी 12% हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट 4 ईयर के लिए इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम, और 8 ईयर्स 4 ईयर के लिए मिलेगा तो 32% अमाउंट यहाँ से मिल जाएगी। अब 7, ये टोटल 7 हो गया, और ओवरऑल 11 ईयर्स है, तो 11 में से 7 हटा दें तो अगले 4 साल के लिए जो हमें इंटरेस्ट रेट दिया वो 12% पर एनम का है, तो यहाँ से हमें 48% मिलेगा। तो जो हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जाएगा 1292, तो यानी कोई हमें 92% इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कोई भी चीज़ अगर हमारे पास 100 रही होगी तो 11 साल के बाद 192 बन गई है। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्टेस्ट में काट लेंगे तो 25 4 से डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 48 आई थिंक सही, हाँ 48, ये हमारा आ गया। जो इन कोई भी चीज़ 25 से 48 बन गई 11 साल बाद, तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास यहाँ पर 23 यूनिट, और इस 23 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 27,600, तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 जा 2 0 0 1200। तो हमें पूछा गया है फाइंड द सम इज, जो प्रिंसिपल लिया था वो ये पूछा हुआ है। तो प्रिंसिपल 25 यूनिट्स था, एक यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30,000, ये हमारा सम जो हमने लिया था। और अगर हमसे फाइनल अमाउंट पूछा होता तो हम 48 को 1200 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दिया हुआ, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपने प्री में भी मेंस में भी हमेशा रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, हमें इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, और हमें कहीं ना कहीं पहुंचना इस चीज पे, एक्स की पावर -3 को 1/x³ लिख सकते हैं। ठीक है, हमें इस चीज तक पहुंचना है, तो इस इक्वेशन को मैं x की पावर 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो इधर बचेगा x की पावर 4, इधर 34 बचेगा, इधर 1/x³ बचेगा। अब x की पावर 4 प्लस 1/x³ की वैल्यू आ गई 34। अब दोनों तरफ अगर मैं 2 ऐड कर दूं, ये क्या बनता है हमारा x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर। हम इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी 6। अब वापिस से नेक्स्ट x² प्लस 1/x² प्लस 2, इसकी वैल्यू जाएगी 8, दोनों साइड 2 को ऐड किया, ये क्या होता है हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 8 दी हुई है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई √8। ठीक है, और अब x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी 8 √8 माइनस 3 √8, जो कि हो जाएगी 5 √8। ये 5 √8 इसका आंसर होगा। और जिनको ये चीज़ नहीं पता कि हम इससे क्यूब में कैसे आए, तो आप इसको दोनों तरफ से क्यूब कर दीजिए सिंपल, तो एक तरफ हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b बराबर में √8 का क्यूब, यानी √8 का क्यूब है 8 √8, ये इससे कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू √8 दी हुई है, तो यहाँ जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 √8 इज इक्वल टू 8 √8, तो यहाँ से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी 8 √8 माइनस 3 √8 5 √8। ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, आप यहाँ से क्यूब में कैसे जाएंगे, उसको -3 √8 क्यों लिखा है।
इसी से आपकी कैलकुलेशन, इसी से आपका टाइम सेविंग होगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, थोड़ा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड स्पीड से। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए टेक्स 2 और मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। If A doubles his speed, he takes 1.5 hours more than B to cover a distance of 80 kilometer. To cover a distance of 90 kilometer, how much time will B take traveling at the same speed, at his same speed? तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देने वाली चीज एक है कि यहाँ 40 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर है। तो हमें अगर कंपैरिजन करना है टाइम स्पीड के रेशियो का, तो हमें डिस्टेंस को सेम बनाना होगा। डिस्टेंस अगर सेम होगा तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड और 1/टाइम, स्पीड का टाइम का ये रिलेशन आ जाएगा। तो हम ये इससे सॉल्व कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर 40 को मैं 80 किलोमीटर कर दूं तो ए बी से 4 आवर ज़्यादा लेगा, क्योंकि अगर 40 किलोमीटर में 2 आवर ज़्यादा ले रहा है तो डबल डिस्टेंस में डबल टाइम ज़्यादा लेगा, तो 4 आवर ज़्यादा लेगा। सिमिलरली नेक्स्ट बार में ए बी से ओनली 1.5 आवर ज़्यादा लेता है। कब लेता है, जब ए की स्पीड डबल हो गई है। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ए के लिए, और यहाँ इसकी स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड ए की हमने 1 से 2 कर दी, डबल कर दी है। अगर स्पीड 1 से 2 हो गई तो इनवर्स रिलेशन होगा, तो यानी टाइम अगर पहले 2 यूनिट लग रहा था तो 1 यूनिट लग रहा होगा, ठीक है। और ये टाइम 2 से 1 हुआ तो डिफरेंस आया 1 यूनिट का, मगर टाइम में एक्चुअली डिफरेंस आया कितना का है, पहले 4 घंटे लेट हो रहा था, अब सिर्फ 1.5 घंटे लेट हो रहा है, तो यानी 2.5 घंटे का, यानी 2.5 आवर्स का फर्क आया। यानी एक यूनिट कहीं ना कहीं हमारे 2.5 आवर्स के इक्वल है। एक यूनिट अगर 2.5 आवर्स के इक्वल है तो यहाँ पर हम सेकंड बारे में देखेंगे कि इसको 2.5 आवर्स लग रहे हैं जब इसने स्पीड डबल कर दी। अगर इसको 2.5 आवर्स लग रहे हैं और ए ने 1.5 घंटा ज़्यादा लिया है, ए को सेकंड केस में 2.5 आवर्स लग रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू से निकाली। अगर इसको इस केस में 1.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो बी को मतलब 1 ही घंटा लग रहा होगा, तभी तो 1.5 घंटा ज़्यादा हो लगे। बी को अगर 1 ही घंटा लग रहा है और 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 80/1 करेंगे, यानी बी की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। अब बी की स्पीड आ गई टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर को 80 की स्पीड से जाएंगे तो 0 का 9/8 1/8 ये आंसर हो जाएगा। आप इसको पहले केस से पहले केस से भी ले सकते हैं। पहले केस में 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2.5 यही है तो 2 यूनिट की वैल्यू 5, यानी ए को पहले लग रहे थे 5 घंटे, ए को 5 घंटे लग रहे थे, ए को 4 घंटे ज़्यादा लग रहे थे बी से, तो यानी बी को तो 1 ही घंटा लग रहा होगा पहले केस में। तो बी को 1 घंटा लग रहा था, डिस्टेंस 80 था, तो बी की स्पीड यहाँ से भी 80 किलोमीटर पर आवर आएगी, और यहाँ से भी हमारा हम टाइम निकाल सकते हैं जितना 90 किलोमीटर ट्रैवल करने में बी ने कितना लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A train of length 287 meter running at the speed of 80 km per hour crosses another train moving in the opposite direction at 37 km per hour in 18 seconds. What is the length of other train? एक ट्रेन की लेंथ दी हुई है, स्पीड दोनों की दी हुई है, दोनों का क्रॉसिंग टाइम दिया हुआ है और हमें लेंथ बतानी है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। तो वैसे ही अगर ये 80 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, ये 37 से आ रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 117 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लेते हमें फॉर्मूला पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगा वो दोनों ट्रेन की लेंथ होगी, दोनों ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं L1 पहली ट्रेन की, L2 दूसरी ट्रेन की। स्पीड कितनी है 117, और क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है, लेंथ मीटर में दी हुई है, तो इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और टाइम कितना दिया हुआ है, दोनों टाइम क्रॉस करने में होता है 18 सेकंड, तो आप इससे इसको काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 585, यानी लेंथ 1 पहली ट्रेन की और दोनों ट्रेन की लेंथ मिला के 585 है।
अगर एक की लेंथ 287 है तो दूसरे की, इसमें से हम इसको सेपरेट कर देंगे, ये 98 298 मीटर, ये सेकेंड ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, मैं रैंडम डायग्राम बना रहा हूं, आप देख लेना। इफ ए बी सी साइड दी है, अब ए डी बीई दिया है, ए डी एंड बी इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल। तो ये कहीं ना कहीं राइट एंगल पे कर रहे हैं और ये पॉइंट जी है, ये ए डी और बी ई। हमें ए डी की लेंथ भी दी हुई है 10.8 सेंटीमीटर और बीई की लेंथ दी हुई है 14.4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल मीडियन से फॉर्म होगा उसका 4/3 टाइम्स कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। अब मीडियंस में जब राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है तो इसके लिए आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेगी और ये जो दो साइड दी हुई है हमें, ये परपेंडिकुलर साइड और बेस साइड दी हुई है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से उस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा जो कि मीडियन से बन रहा है, और इसका अगर 4/3 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास उस एबीसी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो यहां से हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 103.68 बनेगा और यही हमारा ऑप्शन ए है, ये हमारा आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ देगा 5.4 1.8 4 8 जो 32 2 इंटू 4 8, तो 8 एंड डिजिट इसी का था। तो यहाँ से भी आप अगर मल्टीप्लीकेशन से भी यूनिट डिजिट देखोगे तो 8 ए की ऑप्शन में है, तो आप ऑप्शन ए कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, Shashi sells two articles for rupees 5,000 each with no loss or no profit in the overall transaction. If one article is sold at 16 2/3% loss, then the other article is sold at a profit of। हमें इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेकंड लगने चाहिए। कैसे? अगर 16 2/3 हमें पता होना चाहिए ये 1/6 के इक्वल होता है, नहीं पता तो आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? इसको हम 50/3 लिख सकते हैं और कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब परसेंटेज साइन हटेगा तो ये आप देखेंगे 2 यानी 1/6 होगा। अब ये बोला वन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 16 2/3%, तो यानी कोई भी आर्टिकल अगर वो 6 रुपीज का होगा तो 1 रुपये लॉस पे बेच दिया है, तो यानी अगर उसका कॉस्ट प्राइस 6 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस 5 हो गया होगा। अब इन्होंने बोला कि सेल्स टू आर्टिकल फॉर 5,000 ईच, हम 5,000 के हमने 5 लिया है तो हमें यानी हमारा सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, 5 यूनिट ही रहेगा, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यानी सेलिंग प्राइस ओवरऑल हो गया 10 यूनिट, यहाँ 6 में है कॉस्ट प्राइस 1 का, तो यानी सेकंड का कॉस्ट प्राइस 4 रहा होगा, तभी तो दोनों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस बोला हुआ है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। तो यानी 4 यूनिट की चीज कोई भी 5 में बेची है तो इसमें कितना प्रॉफिट हो गया? 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया कितने पे? 4 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यानी 25%। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें आपको इस वैल्यू को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू स्फीयर ए एंड बी इज 14 सेंटीमीटर। ओके, इसमें दिया हुआ आर, दूसरे स्फीयर का रेडियस छोटे आर से मान लेते हैं और 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ ए बीइंग लार्जर देन दैट ऑफ बी, ये ए का है ये बी का है, हमने बड़ा आर ए के लिए मान लिया लार्जर के लिए और छोटे आर को बी के लिए स्मॉलर के लिए। द डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस एरिया इज 112 पाई। तो सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर, ये इस पे 15 मार्च की 15 नवंबर की शिफ्ट में कम से कम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पे ही 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इस ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। 4 पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। द डिफरेंस पूछा हुआ है तो डिफरेंस हो गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैसे?
अब ये एक का दूसरे का सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 4 पाई आप कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट ही बनेगा, तो डायरेक्ट आपको चीज़ें लिखनी आनी चाहिए। इसकी वैल्यू दी है 112 पाई, ये पाई से पाई कट जाएगा, 4 2 8 28, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 28। इसको कैसे लिख सकते हैं, आर प्लस आर, आर माइनस आर, ए प्लस बी ए माइनस बी 28। जब इसकी वैल्यू हमें 14 दी हुई है तो यहाँ से आर माइनस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। आर माइनस आर की वैल्यू 2 है, आर प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 14। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कैसे, कैपिटल आर की निकालने के लिए दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 यानी 8, स्मॉल आर के दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2 यानी 6। तो हमारा बड़ा रेडियस भी आ गया और छोटे रेडियस भी आ गए, ए का ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ए एंड बी, वॉल्यूम क्या होता है उस स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, रेशियो 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूछा हुआ है। ये कांस्टेंट हमें कट जाएगी तो यानी आर क्यूब यानी 8 का क्यूब, 8 × 8 × 8, रेशियो 6 × 6 × 6। ये मेरा ऐसे लिखने का ये पॉइंट रहता है कि हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 3 3, यहाँ आएगा 4 4 4, तो यहाँ 64 रेशियो 27, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हम 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216 ऐसे लेके फिर काटते तो भी यही बनता, मगर हम इतना लंबा लिखेंगे पहले फिर काटेंगे, इस वीडियो हम सिंपल लिखते हैं और डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो हमें कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कोई भी एक आर्टिकल है 100 का है तो वो मार्क प्राइस उसका 135 दिया हुआ है, 35% अबव है तो हम 35 मान लें। इफ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न बाय सेलिंग द आर्टिकल, यानी सेलिंग प्राइस इसका कहीं ना कहीं 120 रहा हुआ, तभी तो हम 20% प्रॉफिट मिलेंगे, 100 पे 20% प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस 120 रहा है। देन द डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे दिया होगा, कितने का डिस्काउंट दिया हुआ है, 15 रुपीज का डिस्काउंट दिया है क्योंकि 135 के आर्टिकल को 120 में बेचा है। किस अमाउंट पे डिस्काउंट मिला होगा, 135 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ये 9, ये 100/9, 100/9 होता है 11, 1/9, तो हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी उन क्वेश्चंस में से अगर आपको इसका डायरेक्ट याद है तो आप 10 सेकंड में कर सकते हो, और नहीं याद है तो आपको टाइम लगेगा, फिर भी आप 30 सेकंड में कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं है, मगर जो 20 सेकंड बचेगा वो इसी चीज में बचेंगे कि जिनको ये पता होगा वो डायरेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है, मैं अभी ये बना के छोड़ देता हूँ। इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी दिया हुआ है, ये एंगल क्यू दिया हुआ है, ये एंगल आर दिया हुआ है। एंगल क्यू की वैल्यू दी है 84 डिग्री, एंगल आर की वैल्यू दी है 48 डिग्री। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट टी, मान लेते हैं बाइसेक्टर का है तो ये टी पे मिल रहा है, एंड पी एस ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में जब भी हमें मिलेगा तो हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इसमें एंगल एस पी टी, ये जो मिडल वाला एंगल पूछा होगा ये होता है इन दोनों साइड एंगल्स के डिफरेंस का हाफ। तो कैसे, एंगल 84 माइनस 48 इसका हाफ यानी 36 का हाफ यानी 18 डिग्री, हमारा आंसर है। इसके मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा हर एक के एक्सप्लेन करूंगा कि हाफ क्यों होता है, उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि आप यहाँ सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता भी होना चाहिए, और ये डायरेक्ट बहुत बार आ चुका है, मेंस प्री हमेशा एक नई क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको याद रहना चाहिए। जहां पर परपेंडिकुलर भी दिया होगा, एंगल बाइसेक्टर भी दिया होगा, और साइड वाले एंगल्स भी दिए होंगे, और ये मिडल एंगल ही पूछा जाता है हमेशा, और ये क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें रैशनलाइज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम हर एक पार्ट को इंडिविजुअली रैशनलाइज करते हैं। पहले पार्ट को करेंगे, इसी के अपोजिट साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4 का ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी चलो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। प्लस में 3 + 2√2, 3 - 2√2
3 माइनस 2√2, सॉरी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो नीचे वाला माइनस है इसके अपोजिट साइन से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है। -3 - 2√2, 3 + 2√2, मल्टीप्लाई में अपोजिट साइन से करेंगे, 3 + 2√2, ठीक है। यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ 4 + √8, ये क्या है, a + b a - b, यानी 4 का स्क्वायर 16, √8 का स्क्वायर 8, तो 16 - 8 यहाँ पर बचेगा 8, प्लस यहाँ हो गया ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर करें 9 + 8 + 12√2, ये हो जाएगा हमारा, अपॉन में a + b a - b, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, यानी 9 - 8 जो कि 1 होता है, तो अपॉन में 1। सिमिलरली यहाँ पर होगा, ये ऊपर वाली टर्म प्लस है तो ये चीज़ माइनस से मल्टीप्लाई होगी, हमने गलत साइन लगा दिया है, ये भी माइनस है। ये a - b a - b है, तो a - b का होल स्क्वायर है, वो कैसे लिख देंगे हम, a² + b² - ab, और अपॉन में 1 यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को लिख देंगे 1/2 + 1/√, या फिर हम इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं √8/8, प्लस में ये वाली टर्म जो है हम इसको ओपन करेंगे तो ये बंदे 9 + 8, यहाँ 9 + 8 ये माइनस में है, तो यहाँ से हमें 12√2 + 12√2 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 प्लस √8 को देख सकते हैं 2√2 अपॉन 8 प्लस में 24√2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये से कटेगा 4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे, नहीं तो हम इस पोर्शन को अलग से रखते हैं 1/2 को एक बार के लिए, एलसीएम से ज़्यादा इजी रहेगा कि हम 1/2 को अलग से रखते हैं और इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं जो कि हमारा था, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 97√2/4, ये दो पोर्शन बन गया हमारे पास क्योंकि हमें ये दो फॉर्म में पूछी गई है, ठीक है, और हमारी ये एग्जैक्ट फॉर्म बन गई है। इसको जब हम कंपेयर करेंगे a + b√2 से, तो ऐसा कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू ये आ जाएगी और b की वैल्यू 97/4 जाएगी, और हमें पूछा क्या हुआ है 3a + b, यानी 3 × a की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 4b, b की वैल्यू है 97/4, तो यहाँ से क्या आएगी 3/2 + 97, 3/2 क्या था 1.5 + 97, यानी कहीं ना कहीं 98.5 बन गई, और 98.5 ऑप्शन सी हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज 12√3 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज। इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट हमें दी हुई है 12√3, एरिया ऑफ बेस, बेस हमारा हेक्सागन है, हेक्सागन का एरिया हमें पता है 6 टाइम्स ऑफ √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये आपको अगर नहीं भी याद है तो आप रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और हेक्सागन 6 ट्रायंगल से बना होता है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया, और हम मल्टीप्लाई बाय 12√3 कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 1350, ये से 3 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये √3 ये भी 3 हो जाएगा, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और हेक्सागन का एरिया निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 men and 4 women can do a piece of work in 7 days. 3 men plus 4 women 7 days, whereas 2 men plus 1 woman in 14 days.
नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। और यहाँ पे भी 4 मैन 2 मैन प्लस 1 वूमेन मल्टीप्लाई बाय अगर 14 डेज तो टोटल वर्क हो जाएगा, और टोटल वर्क दोनों में सेम है। तो टोटल वर्क को हम जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मैन रेशियो वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 21 मैन प्लस 28 वुमेन इक्वल टू में 28 मैन प्लस 14 वुमेन। ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट 2 से काट के भी कर सकते थे, वो भी इजी पड़ता। ऐसे करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 7 मैन इक्वल टू 14 वुमेन, आप काट लोगे तो मैन रेशियो वुमेन का रेशियो आएगा 2:1। अगर मैन की एफिशिएंसी 2 है तो वुमेन की 1 है। मैन की एफिशिएंसी अगर 2 है, यहाँ 2 पुट करें, वुमेन की एफिशिएंसी 1, तो ये हमारा 6 यूनिट बन जाएगा। वुमेन की एफिशिएंसी 1 थी, 4 वुमेन है, तो यानी 4 6 प्लस 4 कितना 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 70 यूनिट्स। ठीक, 7 वुमेन विल कंप्लीट द वर्क इन 7 वुमेन। एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 7 वुमेन की 7 हो जाएगी, डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो 10, तो इन 10 डेज में 7 वुमेन कंप्लीट कर देगी इस वर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ए बी। इनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग आर 2:3। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द इनकम ऑफ बी ये पॉइंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए रेशियो बी। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, यहाँ पहले तो हमारे पास इस रेशियो को हम इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। ये 3 टाइम्स बोला हुआ है, पहले हम इसको इक्वल बना लेते हैं, फिर 3 टाइम्स कर देंगे। तो इक्वल बनाने के लिए यहाँ 5 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6:10, और यहाँ 5 से करेंगे तो 5:15। अभी भी ये सेम रेशियो में ही है, 10:15, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो अभी तक रेशियो 2:3, यहाँ पे भी 3:5, कोई डिफरेंस तो नहीं आया है। ठीक है, अभी दोनों इक्वल आ गए। द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए। सेविंग ऑफ ए 10 है, ये इसका 3 टाइम्स होना चाहिए, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा मेरा 18/30, और सेकंड पोर्शन जो हमारा वो 10:15 बचा हुआ है। अब मेरी जो कंडीशन बोली हुई है, मेरी हर कंडीशन यहाँ पर सही है। 3 टाइम्स भी हो गया, ये रेशियो भी ठीक हो गया। अब पूछा हुआ एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर होता है, तो सिंपल 8:15 आप यहाँ से माइनस करके निकाल सकते हैं, और हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो सबसे ईजी रहेगा आपके लिए तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the total revenue in 2015 and 17, 2015 and 17, 2015 प्लस 2017, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम। रेवेन्यू बोला तो ब्लू पोर्शन यानी 200 प्लस 240, 215 बोला है तो 210 प्लस 250 जो हो जाएगा 450 के इक्वल। is what percent of the total expenditure of the company in 16, 18 and 19, 16, 18 and 19। और एक्सपेंडिचर बोला है तो एक्सपेंडिचर हमारा ऑरेंज वाला 16 का एक्सपेंडिचर है 175, 18 का है 165 और 19 का है 170। इसको हम टोटल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 510। तो ये पूछा कि 450 510 का कितना परसेंट है, तो इसको सिंपल अब तो हो गया 450 510 का कितना परसेंट है, ये से कट जाएगा 15:17, तो ये हमारा बन गया 1500 डिवाइड बाय 17। इस क्वेश्चन को सबसे जो मैं करता हूँ तरीका एग्जाम में वो ये होता है कि सारे ऑप्शन 8 में है तो 8 से तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 7 8 से 56 136, ठीक है 14 बच गया 140, फिर से मेरे को दिख रहा है 8 पे जा रहा होगा 136। अब 88 में मेरे पास एक ही ऑप्शन है तो मेरा ऑप्शन सी आंसर होगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बजाय कि टाइम वेस्ट करें कि हम ऐसे लिखते रहें 150 डिवाइड बाय 17, आप जो बेसिक जो हमने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में मेथड सीखे हो उससे स्टार्ट करिए, जल्दी आएगा आपको, बस आपको टेबल आने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The radii of two circular cylinders are in the ratio 3:2. The ratio of their volumes is 27:16. Then what is the ratio of their height? इसमें हम वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r² h, ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब इसमें 2 सिलेंडर दिए हुए हैं तो हम पहले सिलेंडर का मान लेते हैं पाई r1 का स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 का स्क्वायर
अपॉन H2, ठीक है। और इन दोनों वॉल्यूम का रेशियो हमें दिया हुआ है 27/16। तो यहाँ से आप इसको काट सकते हैं। R की वैल्यू दी है 3:2, तो ये अपॉन में है, अगर उसको x में 3x 2x लोगे तो वो अपॉन में होने की वजह से x की टर्म कट जाएगी, तो हम डायरेक्ट उस टर्म को यूज कर सकते हैं। R1 का स्क्वायर यानी 9 इंटू में H1 अपॉन R2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू में H2। तो यहाँ से मेरा 3, यहाँ से आ गया 4, इससे कटेगा, तो हाइट H1/H2 हो गया 3:4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आप जल्दी में 4/3 ना कर दो। हाइट ऑफ 1 बाय हाइट ऑफ 2 ही पूछा हुआ है, तो 3:4 ही आएगा। When x is added to each of the 9, 15, 21 and 31, the numbers so obtained are in proportion. What is the mean proportion between the numbers 3x minus 2 and 5x plus 4? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली चीज जो पूछी हुई है वो आपको बस एक बार आप ऐसे लिखो। स्टार्टिंग में आप कर रहे हो तो लिखने की जरूरत है, बाद में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आपको इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस है 10 का, यहाँ पर है 6 का, तो हम करेंगे क्रॉस में, इस तरफ डिफरेंस 10 का था तो इसको 10 से करके, और इस तरफ डिफरेंस 6 का था तो इसको 6 से करके मल्टीप्लाई, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 3, 5, तो यहाँ से 27 प्लस 5x 63 प्लस 3x, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 63 माइनस 27 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, हमने कहीं गलती की है, हाँ यहाँ पे 9 5 जा 45 आएगा, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 9। x की वैल्यू 9 आ गई। अब ये व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन? मीन प्रोपोर्शन ऑफ a b क्या होता है? अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2। 3x x की जगह 9 पुट करेंगे, 27 माइनस 2 ये 25 बनेगी। x की जगह 9 45 प्लस 4 49, तो मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 इंटू 49, 25 से 5 आएगा, 49 से 7 आएगा, 7 5 35, ये हमारा आंसर जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। ये क्वेश्चन आपको 100% प्री और मेंस में एक ना एक जगह आपके स्टेट में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। सिर्फ हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और अपोजिट साइड में हम नीचे वाले टर्म को लें या ऊपर वाले टर्म को लें, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। जो आपको इजी छोटी दिख रही हो वो टर्म लीजिए, अगर दोनों तरफ नीचे वाले लेनी है तो दोनों तरफ नीचे वाले लीजिए, दोनों तरफ ऊपर वाले लेनी है तो ऊपर वाले लीजिए, मगर वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें सिमिलरिटी का पता होना चाहिए, सिर्फ सिमिलरिटी का एक ट्रायंगल, सिमिलरिटी का फॉर्मूला, और इस क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं है। इसमें ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इस क्वेश्चन में जो हमें मेंस में दिया हुआ ये बहुत इजी है, मगर इस चीज़ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ पर सिमिलरिटी और यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मूला ACB करके चेंज करके भी देते हैं, प्री में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सिमिलरिटी और जो फॉर्मूला ये जो सेट फॉलो हुआ है सेम होना चाहिए। आप प्री के कुछ क्वेश्चंस को देखना जिसमें आपको चेंज मिलेंगे, और उस चेंज की वजह से जो दोनों ऑप्शन होंगे, सही वाला और जो चेंज की वजह से गलत वाला आ रहा होगा, वो दोनों आपके ऑप्शन में मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके गलत भी हों, गलत करने की, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। तो हमें सिमिलरिटी में पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो साइड स्क्वायर के इक्वल होता है। साइड स्क्वायर ABC में साइड BC दी हुई है, तो DEF में साइड EF ही निकाल सकते हैं हम, क्योंकि BC के रेशियो में EF ही आएगी, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल इसी प्रोपोर्शन में है, तो हमें EF है तो BC ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ BC की वैल्यू दी है और EF की हमें निकालनी है, इसको x मान लेते हैं और इसका स्क्वायर। सिमिलरिटी में हमें ये पता होना चाहिए कि साइड में स्क्वायर का आता है। ठीक है, और जब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब सिमिलरिटी स्क्वायर नहीं आएगा, तब वो प्रोपोर्शन में होती है, इसके इक्वल होती है डायरेक्ट। तो आपको मैं आगे जब चैप्टर्स कराऊंगा तो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। ये 3/4 हो गया। अब सिंपली इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 x की वैल्यू आ जाएगी 21/10 इंटू 21/10 इंटू 3/4 से 4/3, ये 7 हो गया, 7 4 x स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा आ गया 21 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन 100, ये x स्क्वायर आ गया। 100 को हम 25, ठीक है, तो ये 21 को ले सकते हैं हम 7 इंटू 3, तो ये बनेगा 7 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 25। स्क्वायर है तो स्क्वायर को डालेंगे 7,
अंडर रूट 3 25 से 5 आ जाएगा, तो 7√3/5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 9 वाज 63। एवरेज स्कोर हमें 90 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है 63। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए वाज 10 मोर देन बी। टोटल स्टूडेंट 90 दिया हुआ है, ए में 10 ज़्यादा और बी से, तो 10 को सेपरेट कर दे 80 में इसको डिवाइड बाई 2 कर दे 40, यानी बी में 40 होंगे तो ए में 50 होंगे। आप निकाल सकते हैं इक्वेशन से, नहीं तो डायरेक्ट भी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो हमें आ गया ए बी का 50 और 40, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वाज 30% मोर देन दैट ऑफ बी। तो अगर एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स बी के 10x मानूं तो ए के 13x हो जाएंगे, क्योंकि 13x, क्योंकि ये इससे 30% ज़्यादा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। इनका रेशियो दिया हुआ है 5:4, इस रेशियो में है। तो यहाँ से बड़े में से छोटे को माइनस करें, 13x माइनस 63 ये बन जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 63 माइनस 9x, ठीक है। और इनका रेशियो दिया हुआ है, यानी 13x माइनस 63 अपॉन 63 माइनस 10x का रेशियो दिया हुआ है 4:5। तो यहाँ से आप लिखेंगे 52 नहीं, 13 5 65 x माइनस 63 इंटू 5 ही लिख लेता हूँ अभी के लिए मैं, इज इक्वल टू 63 इंटू 4 माइनस 40x। तो यहाँ से 25 63 सॉरी प्लस हो जाएगा 105x की वैल्यू आ जाएगी 63 इंटू में 9, ये 21 से जा रहा है, तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 27। हमारी क्या आएगी 5x की वैल्यू आ गई 27, और हमारे पूछा क्या व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ बी। एवरेज स्कोर ऑफ बी क्या है 10x मल्टीप्लाई बाय 2 करना, मतलब 10x की वैल्यू कितनी आ गई 54। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 54, ऑप्शन डी। अगेन सेम क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया था, हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हम एरिया में साइड के स्क्वायर के इक्वल था, तो पेरीमीटर में वो साइड के रेशियो के इक्वल ही होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर, ये ट्रायंगल डी ई का पेरीमीटर, ये साइड के इक्वल ही होगा। यहाँ आप देखिए डी ई दिया हुआ है, और डी ई का नीचे है तो हमें 12 यहाँ लिखना पड़ेगा अपॉन डी के अपोजिट में अगर ए बी है, सिमिलरिटी में देखेंगे, वहाँ नहीं सिमिलरिटी में, तो ए बी ही निकाल सकते हैं हम यहाँ से। अगर कोई और साइड बोली होगी तो हम यहाँ से इजीली नहीं निकाल पाएंगे, हमारे पास नन ऑफ दिस देना पड़ेगा ऑप्शन में, क्योंकि हम वो निकाल ही नहीं सकते। जिसमें ये दिया होगा, यहाँ से हमें डी ई के अपोजिट ए बी है तो हम यहाँ से ए बी ही निकाल पाएंगे। अगर यहाँ से हमें बी सी बोल दिया होता तो हम यहाँ बी सी लिख के उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि बी सी और जो हमें डी ई दिया हुआ है इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ए बी को एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हट ही जाएगा डायरेक्ट, तो ये हम लिख सकते हैं 432 288 इक्वल टू एक्स अपॉन 12। आप इसको कुछ नहीं जानते तो 4 से कर दीजिए डायरेक्ट, 108 72, ये 36 में 3 रेशियो 2, ये 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगेन ये क्वेश्चन आया है जिसमें द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो। अगर रेडियस 3 होगी तो हाइट 4 होगी, और ये रेशियो में दिया हुआ है तो 3x, तो हाइट 4 होगी। कर्व सरफेस एरिया ऑफ इज 245 पाई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है पाई आर एल। एल होता है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट होता है अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, तो अंडर रूट 25x स्क्वायर जो कि 5x। तो आपको ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, जो आपको परपेंडिकुलर बेस, ये जो पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स है ये याद होने चाहिए। तो लेंथ के लिए यहाँ जो स्लांट हाइट है उसकी आ जाएगी 5x। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, तो पाई रेडियस है 3x, स्लांट हाइट है 5x, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 240 पाई, तो पाई से पाई को काटेंगे 15x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 240, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16,
और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो हम यहाँ रेडियस में पुट कर सकते हैं। तो रेडियस आ गया हमारा 12, हाइट आ गया हमारा 16 और स्लांट हाइट आ गया हमारा 20। ठीक है, ये तीनों मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर ली। वॉल्यूम पूछा हुआ, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज को 1/3 पाई में तो पूछा हो तो हम पाई की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, पाई को ऐसे ही रखेंगे। आर स्क्वायर, आर कितना 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू एच 16, तो इसको हम इससे काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यह आ गया 48 इंटू 16 जो कि होगा 768 और पाई एज इट इज है तो पाई, तो 768 पाई, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी आप बेस्ट है क्योंकि सारी वैल्यूज अलग अलग दिख रही है, तो थीटा को 45 डिग्री पुट कर लेता हूँ। थीटा को 45 डिग्री पुट करते ही हम जब भी थीटा की वैल्यू को कोई किसी भी वैल्यू को पुट करेंगे, अगर यहाँ 1 माइनस टेंजेंट थीटा होता तो हम थीटा को 45 नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो बन जाता, ये जीरो मल्टीप्लाई में है तो ये सब जीरो बन जाता और वो नॉट डिफाइंड हो जाता। तो कोई भी चीज़ को हम नॉट डिफाइंड में ले जा नहीं सकते, इसलिए हमें वैल्यू का ध्यान रख के पुट करना है। तो यहाँ पर 45 रखने से मेरे को दिख रहा है कि मेरी वैल्यू जीरो तो नहीं बन रही, तो मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट 45 1/√2 हो गया, 1 माइनस टेन थीटा यानी 1 माइनस जीरो यानी मल्टीप्लाई बाय जीरो हो गया। टेंजेंट थीटा 45 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर 45, सीकेंड 45 होता है √2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। तो इधर सिंपली सॉरी ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये जीरो हो गया तो ये बच गया 2/√2 यानी √2। ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई मेरी, इस वाली वैल्यू तो मेरे टोटल √2 आ गई। अब सिमिलरली नीचे वाले को 1 माइनस टेंजेंट साइन 45 1/√2, टेंजेंट 45 1, फिर टेंजेंट 145 सीकेंड 45 √2 प्लस 1, ये बन गया मेरे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इधर बचेगा √2 प्लस 1। इन दोनों को देखोगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 1, तो इधर भी 1 इंटू 2 अपॉन √2 हो जाएगा, जो भी हो जाएगा √2 के इक्वल। तो नीचे वाली वैल्यू की भी √2 आ गई, तो √2 अपॉन √2 हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 आ गया। अब आप इसमें भी वैल्यू 45 डिग्री पुट करके देख सकते हैं, इसमें भी 45 करके देख सकते हैं। तो ये 1/√2 इंटू 1/√2 होगा, जो कि 1/2 के इक्वल होता है। तो यानी 1 तो नहीं आ रहा, ये -1 है ही, और यहाँ पे भी आप कोसिकेंड 45 की √2, सीकेंड 45 की भी √2, तो ये 2, तो यानी मेरे कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है, तो इसलिए मैं 1 पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मेरे को सिंपल ही टेंजेंट 45 लिखा होता तो मेरे दो आंसर होते, ये भी हो सकता था तो ये भी हो सकता, तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर मेरे को कोई और वैल्यू पुट करके देखनी पड़ती। तो ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन सारे अलग अलग बन रहे हो। अगर दो ऑप्शन सेम बन रहे हैं तो आपको वैल्यू चेंज करके पुट करके देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम इस 15 नवंबर के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जल्दी हम 16 नवंबर के सोल्यूशन डालेंगे एंड उसके बाद हम पूरा अपना स्टार्टिंग से हर एक चैप्टर का थिंग्स टू लर्न करके एक तो सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हर चैप्टर का जो पॉइंट हमें पेपर में डायरेक्ट रिमेंबर करने हैं, जो हमारा टाइम सेव कर सकते हैं, उसके ऊपर बनाएंगे। तो आप कोई भी क्वेरीज और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी से या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हमें सुमित चहल के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरीज का सोल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।